लिखो आज की हेडिंग। टुडेज टॉपिक इज रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1919। वैसे डेट बतानी हो तो ऑफिशियली जो डेट थी 6 अप्रैल 1919 से 18 अप्रैल 1919। ये डेट भी हिस्टोरिक रहेगी 6 अप्रैल की, क्योंकि बाद में जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो डांडी यात्रा 12 मार्च को शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930, और खत्म कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल को सुबह सुबह अर्ली आवर्स में महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे, जो डांडी गांव था गुजरात में कोस्टल एरिया में, तो वहां पे सुबह सुबह नमक हाथ में उठा लिया था विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फिर वहां से शुरुआत हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, आज इस घटना के 11 साल के बाद। तो ये तारीख इंपॉर्टेंट रहेगी 6 अप्रैल, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ उसकी डेट भी क्या थी? 6 अप्रैल 1930। जानबूझ के वो तारीख चुनी थी क्योंकि कुछ साल पहले सेम इसी तारीख को रॉलेट सत्याग्रह भी बिगिन करना था। समझ आ गया? ठीक है, तो मेन हेडिंग है हमारी रॉलेट सत्याग्रह। तो पहले लिखना चाह रहे हैं कि पहले समझना चाह रहे हैं? हाँ, पहले समझना चाह रहे हैं कि पहले लिख लें फिर समझें? हाँ, सीधे बोलो। पहले समझना है लिखना है? अच्छा, पहले लिखना है बाद में समझना है। चलो आपकी मर्जी, फिर लिखो फटाफट। चलो फिर लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। सभी ऐसा चाह रहे हैं कि पहले समझना है? समझना है तो चलो समझ लेते हैं। ये वैसे ज्यादा तार्किक है ना कि पहले समझ आ जाए फिर लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, है ना? तो हेडिंग तो मैं मिटा देता हूं। देखो, पहले इस घटना को समझो। 1914 से 1980 ये चल रहा है वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है। जब भी वर्ल्ड वॉर होता है या इस तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी, जब अंग्रेज किसी दूसरी जगह में ज्यादा व्यस्त हैं, तो मतलब भारत में उनकी संख्या कम हो जाती थी। आप खुद आइडिया लगाओ कि अगर इंडिया में मान लेते हैं कि 1 लाख ब्रिटिश सोल्जर्स, ऐसा आइडिया लगा लो, और जब पूरे यहाँ पे यूरोप में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हालांकि और कई एरियाज में भी था पर मेनली तो यूरोप में ही था, तो अगर यहाँ वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो काफी संख्या में यहाँ से भी सिपाही जाते थे। अपने आप ही ब्रिटिश का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि नॉर्मली 1 लाख अंग्रेज भारत में हैं, पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सिर्फ 20,000 ही। पूरी सेना तो बहुत ज्यादा होती थी, मैं सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। वैसे तो सेना और ज्यादा होती थी, इंडियंस भी शामिल होते थे, लेकिन इंडियंस भी जाते थे यहाँ लड़ने के लिए। तो उस समय अंग्रेजों को ज्यादा खतरा रहता था कि जब उनकी स्ट्रेंथ भारत में कम है और कहीं इंडियन लोग कुछ ऐसा आंदोलन कर दें, भारत में कोई क्रांति कर दें, कोई ऐसी एक्टिविटी कर दें जिससे ब्रिटिश को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि भारत उनकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी हुआ करती थी, रॉ मटेरियल के लिए भी, रेडीमेड मार्केट के रूप में भी, कई मामलों में इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो फिर ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि इंडिया में कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे उनकी पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब ऐसा कुछ होता था तो वो बहुत सारे एक्ट्स बना देते थे, और वो एक्ट्स होते थे एक प्रकार के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स। लगभग ऐसे होते थे। आज की डेट में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होता है? शक के आधार पे ही किसी को बंदी बना सकते हैं, किसी ना किसी कानून के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मोकोका कोई कानून है, ठीक है, या यूएपीए 1967 कोई कानून है। ये सब एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। उसी तरह उस जमाने में मैंने आपको बताए थे, उस जमाने के जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये तो काफी फेमस था। इस पे लोगों को अरेस्ट कर सकते थे। देन इनग्रेस इनटू ऑर्डिनेंस, इनग्रेस इनग्रेस इनटू ऑर्डिनेंस, ये जो एक्ट थे इसके माध्यम से जो गदराइट्स थे, जिन्होंने यहाँ पे गदर रिवोल्यूशनरी, जो गदर रिवोल्यूशनरी थे और यहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशन करने की कोशिश की थी फरवरी 1915 में, उनको भी इसी एक्ट के माध्यम से पकड़ा था। मैंने समझाया भी था, लगभग 40 लोग, उनको फांसी हो गई थी, और लगभग 200 के आसपास लोग थे जिनको लंबे समय के लिए कारावास में भेज दिया था। तो एक पूरी जनरेशन ही उस समय की जो रिवोल्यूशनरीज की थी, एक झटके में खत्म हो गई थी। तो ऐसे कानून तो अंग्रेज बनाते थे, लेकिन चलो वर्ल्ड वॉर के टाइम बना दिए कोई बात नहीं।
तब समझ सकते हैं कि सरकार कहीं और व्यस्त है और इस वक्त सरकार को डर है कि इंडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बनाना मान लेते हैं उसमें जायज है। लेकिन लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब अंग्रेज हमारे लिए थोड़ा माहौल यहाँ पे लिबरल करेंगे, मतलब ऐसे सख्त कानून हटा देंगे, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन अभी जब वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था तो 1917 में अंग्रेजों ने एक कमिटी बनाई थी, कमिटी ऑन सबमर्सिव एक्टिविटीज। ये सबवर्सिव है, नॉट मर्सिव, सबवर्सिव मतलब ऐसी कोई एंटी इंडियन एक्टिविटी कोई करता है, एंटी गवर्नमेंट सबवर्सिव एक्टिविटीज। एक कमिटी सरकार ने बनाई थी किस ईयर में, 1917 में। और अभी देखो वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, ऐसा पता नहीं था कि 18 में खत्म होना है। एक कमेटी बनाई थी कि अगर भारतीय कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इंडिया में, उसमें क्या चल रहा है 1916-17 में मेनली कौन सा आंदोलन, होम रूल मूवमेंट। और लोकमान्य तिलक बीच बीच में बात भी करने लगे थे कि मैं पैसिव रेजिस्टेंस करूंगा, हमने पढ़ा है ये पहले डिटेल में। तो उसके लिए अंग्रेज एक कमेटी बनाते हैं कि अगर कोई भी भारतीय किसी सबवर्सिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, सबवर्सिव यानी कि सरकार के खिलाफ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कोई टेररिस्ट जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। देखो जिसको हम रिवोल्यूशनरी बोल रहे हैं, अंग्रेज तो उसको क्या बोलेंगे, टेररिस्ट बोलेंगे। जो हमारे लिए क्रांतिकारी होगा अंग्रेजों के लिए तो टेररिस्ट होगा, वो सरकार में थे। तो फिर ऐसी एक कमेटी उन्होंने बनाई थी और इसके मुखिया बनाया था उन्होंने सर सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट मतलब उसमें के टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है सर सिडनी रॉलेट्स, अभी तो हम सिडनी रॉलेट ही बोलेंगे। तो इस बंदे को हेड बनाया गया था इस कमिटी का कि ऐसी कोई इंडियन कोई एक्टिविटी करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सिडनी रॉलेट। और इस सिडनी रॉलेट ने जब अपनी रिकमेंडेशंस दी, बाद में जब रिकमेंडेशन दी 1919 के अराउंड, अब तक तो देखो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, पर 1919 के अराउंड जब इसकी रिकमेंडेशन आई इस कमिटी की, तो इसके आधार पे सरकार एक कानून ड्राफ्ट करती है और उसका नाम था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, क्राइम्स एक्ट 1919 में ये पास हो गया था ऑफिशियली। और इसी एक्ट का नाम, दूसरा नाम जो है, इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, रॉलेट एक्ट। इसी को रॉलेट एक्ट बोलते हैं। अब समझ आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्यों बोलते हैं, किसके नाम से, सिडनी रॉलेट जो उस कमेटी का प्रेसिडेंट बना था। कौन सी कमेटी, कमेटी ऑन सबवर्सिव एक्टिविटीज, की कोई भी उसमें एंटी गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी करता है या जिसके ऊपर शक भी होता है तो क्या एक्शन ले सकते हैं। तो इस बंदे ने ये रिकमेंडेशन दी थी और उसके बाद सरकार ने ये कानून ड्राफ्ट किया था। लेकिन अभी तो सरकार ने पहले, देखो होता क्या है, पहले कानून ड्राफ्ट करना पड़ता है, मतलब पहले बिल आता है और जब वो बिल पास हो जाए तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, एक्ट नाम देते हैं। तो फाइनली मार्च 1919 में ये एक्ट पास हो चुका था, मार्च 1919 में। पर ये जो एक्ट था इसको इंडियंस ने वेलकम नहीं किया। देखो क्यों वेलकम नहीं किया, मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर की ईयर कब से कब तक है, 1914 से 18। 1914 से 18 के बीच में ऐसा कानून लाया होता तो चलो हम मान भी लेते कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सरकार की मजबूरी है इस तरह का कानून लेके आना। पर ये कानून कब लेके आई गवर्नमेंट, मार्च 1919 में। तब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, अब हमें कुछ लिबरल प्रोविजंस मिलने चाहिए, जो उन्होंने मॉन्टेग डिक्लेरेशन में अनाउंस किया था कि ठीक है आपको सेल्फ रूल देने के बारे में सोचेंगे, हम तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये घिनौना कानून लेके आ जाएंगे, इसको बोलेंगे एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ये इसी का नाम क्या होगा, रॉलेट एक्ट। क्यों मैं इसको घिनौना कानून बोल रहा हूं, क्योंकि इसके माध्यम से दे सस्पेंडेड हैबस कॉर्पस, हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस एक अधिकार होता है, एक प्रोविजन होता है जिसके माध्यम से अगर आपको सरकार, अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, मान लीजिए अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है। विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, यानी कि बिना कारण के आपको पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहां इन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जो है ये हैबियस कॉर्पस जो कानून है हम इसको लेके आते हैं, मतलब इस हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड करते हैं, बोला आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब इसका ये हुआ सिंपली कि अब ब्रिटिश को किसी बंदे पे शक है, उसको सीधा पकड़ के जेल में बंद कर देंगे।
नॉर्मली क्या होता है कि आज अगर मुझे पुलिस वाले लेके चले जाएं किसी क्राइम के लिए, तो 24 आवर्स के अंदर उनको मुझे जो है किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। मैं पूछ सकता हूं कि क्यों मुझे आपने अरेस्ट किया है। विद इन 24 आवर्स जब मैजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करेंगे, तो एक लॉयर भी हो सकता है जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा, जो तार्किकता के साथ वहां पे अपने तर्क रखेगा। लेकिन उन्होंने बोला इस कानून के माध्यम से कि किसी भी ऐसा शक है, कोई ऐसी एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व है, किसी तरह की एनार्कियल, एंटी गवर्नमेंट या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में, उसका हैबेस कॉर्पस सस्पेंड हो जाएगा। मतलब सीधे बंदे को पकड़ेंगे और जेल में बंद कर देंगे, कोई वकील नहीं होगा। तो इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया इस कानून के लिए? इंडियंस ने इसको बोला ब्लैक एक्ट। बोला ये तो काला कानून है, क्योंकि इसमें प्रोविजन था नो वकील नो दलील। बोला ना कोई अपील है और ना कोई वकील है, क्योंकि नाम ही क्या है, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, यानी कि रॉलेट एक्ट। यानी कि हमारे हैबेस कॉर्पस को सस्पेंड करना है। बंदा पूछ नहीं सकता क्यों अरेस्ट किया है, उसको कोई लॉयर वगैरह का अधिकार नहीं है। सीधे उठाओ और सीधे उसको जेल में बंद कर दो। तो इंडियंस ने किस तरह से रिएक्ट किया, क्या नाम दिया गया? ब्लैक एक्ट। और साथ में स्लोगन क्या फेमस हुए? नो वकील नो दलील। बोला कोई लॉयर का अधिकार नहीं है, किसी तरह की पेशी उसकी नहीं होगी, सीधा पुलिस उठाएगी, उसको जेल में बंद कर देगी। तो इस तरह से काफी प्रतिक्रिया जो है इस कानून के खिलाफ हुई, पूरे भारत में प्रतिक्रिया हुई। लेकिन हुआ क्या था, अब देखो सत्याग्रह कैसे हुआ। ये तो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया, अभी हमने सत्याग्रह नहीं पढ़ा है। हमारा टॉपिक तो क्या है? दैट इज रॉलेट सत्याग्रह। अब देखो सत्याग्रह होगा इसके रिएक्शन में, अब तक मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया। तो बैकग्राउंड में क्या बताया? वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अंग्रेजों को खतरा था कि भारत में कोई बड़ी क्रांति ना हो जाए। जैसे होम रूल मूवमेंट तो शुरू हो ही गया था, पर वो शांतिमय तरीके से चल रहा था। पर जब डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, तो लोकमान्य तिलक थोड़े थोड़े बात कर रहे थे कि मैं पैसिव रेजिस्टेंस करूंगा। तो अंग्रेजों ने कमेटी बना दी थी 1917 में, किसके अंडर? सिडनी रॉलेट के अंडर, कमेटी ऑन सबवर्सिव एक्टिविटीज। और ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी और बाद में इसकी रिकमेंडेशन के आधार पे एक बिल ड्राफ्ट किया जाएगा और वो बाद में पास भी हो जाएगा। और उसका नाम क्या होगा? एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। और इसी को क्या नाम देंगे? रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कौन सा अधिकार छीना जा रहा था? हैबेस कॉर्पस। मतलब सीधे बंदे को उठाएंगे, जेल में बंद कर देंगे, कोई लॉयर नहीं होगा, कोई उसकी पेशी नहीं होगी। तो इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया? ब्लैक एक्ट, यानी कि नो वकील नो दलील। ये सब कुछ तो यहां तक हुआ। अब सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ देखो। होम रूल लीग जब बनी थी, दो तरह की लीग्स बनी थी, एक लोकमान्य तिलक की और दूसरी एनी बेसेंट की। इनकी लगभग 200 ब्रांचेस थी और इनकी सिर्फ 6 ब्रांचेस थी। तो होम रूल लीग चल रही थी, लेकिन अचानक जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया, वो जब अपने हाउस अरेस्ट उनको किया गया था, प्रॉपर जेल में तो बंद नहीं थी, पर उदमंगलम जो जगह है वहां पे उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। तो जब हाउस अरेस्ट में वो थी, पूरे देश में बवाल हुआ। और जिसके आफ्टर मैथ में ब्रिटिश क्या करेंगे? अगस्त 1917 में एक डिक्लेरेशन दे देंगे, जिसको क्या नाम दिया था? मॉन्टेग डिक्लेरेशन। जिसमें बोला था कि ठीक है, हमारा भी मकसद है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, और बोला जल्द ही हम आपको ये देंगे। तो एनी बेसेंट तो शांत हो जाती है कि अंग्रेजों ने प्रॉमिस तो कर ही दिया है अगस्त डिक्लेरेशन में। पर लोकमान्य तिलक नहीं मान रहे थे। लेकिन इनका कोई लाइबल केस था, वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ इन्होंने केस किया था, मानहानि का केस। लाइबल केस उस जमाने में बोलते थे, आज तो हम डिफेमेशन केस बोलते हैं। तो एक लाइबल केस था जिसके लिए उनको ब्रिटेन जाना था। तो उसकी वजह से लोकमान्य तिलक को ब्रिटेन जाना पड़ा। तो वो तो ब्रिटेन चले गए, लेकिन होम रूल लीग इनका नेतृत्व रहा नहीं, एनी बेसेंट शांत हो गई थी, इनको बाहर जाना पड़ा। तो होम रूल लीग में जो लोग जोड़े गए थे, लीग का मतलब ही क्या है? जैसे मैंने शिमला में एक ब्रांच खोल दी एनी बेसेंट की होम रूल लीग वाली, और मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट है या यूथ है, मैंने यहाँ पे 1000 लोग जोड़ दिए और मैं उनका लीडर बन गया। तो शिमला होम रूल लीग जो शिमला वाली ब्रांच होगी, 100 लोग हैं। उसी तरह या 1000 लोग होंगे, लखनऊ वाली में 2000 होंगे, कहीं पे 3000 लोग होंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने बोला ये जो होम रूल लीग्स हैं, उनकी पुरानी लिस्ट निकाली जाए कि कौन कौन लोग होम रूल लीग में जुड़े हुए थे। बोला उन्हीं लोगों को हम शामिल कर देंगे, किसमें? रॉलेट सत्याग्रह में। तो महात्मा गांधी के कहने पे वो पुरानी लिस्ट जो है वो निकाली गई और देखे गई कि अच्छा शिमला होम रूल, शिमला तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये तो तब प्रिंसली स्टेट्स वो सब उसके अंडर होता था, ब्रिटिश कैपिटल होती थी। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नीचे वाले जो प्लेन्स वाले जो शहर थे, मान लो लखनऊ ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लिस्ट निकाली जाएगी कि लखनऊ होम रूल लीग में कौन था। मतलब एनी बेसेंट का जो एरिया था, एनी बेसेंट की होम रूल लीग की लखनऊ ब्रांच में कौन थे, कानपुर ब्रांच में कौन थे, अलग अलग जगह में कौन थे, उनकी लिस्ट निकाली जाएगी। उन लोगों से संपर्क साधा जाएगा और उनको बोला जाएगा कि रॉलेट सत्याग्रह में आपका साथ चाहिए, ताकि एक हद तक जो तैयार जो सत्याग्रही होते हैं वो उनको मिल जाएंगे, जो पहले से ही मोटिवेटेड थे होम रूल लीग में, वो मतलब पॉलिटिकली एजुकेट भी हुए थे। अब अल्टीमेटली महात्मा गांधी बोलेंगे
कि ये एक तारीख हम डिसाइड करते हैं। देखो, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास हो चुका था और 6 अप्रैल 1919 ये तारीख महात्मा गांधी द्वारा डिसाइड की जाती है। बोला इस दिन हम एक सत्याग्रह करेंगे और उसको क्या नाम देंगे, रॉलेट सत्याग्रह। कोई ऐसा वायलेंस नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, पर बोला इस दिन हम सारे जो है हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे, फास्टिंग करेंगे, सड़कों में निकलेंगे, नारेबाजी होगी, प्रोसेशन होंगे, रैली जुलूस, वो जो जो एक्टिविटीज होती हैं एक सत्याग्रह में। इस तरह से सबको मैसेज कन्वे कर दिया। पुरानी होम रूल लीग के मेंबर जो थे उनको भी जोड़ा गया। बोला हम दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर कि इस रॉलेट एक्ट को आप रिपील कर दीजिए, इसको वापस कर दीजिए। ऐसा दबाव बनाना था। लेकिन हुआ क्या, डेट्स में कुछ कंफ्यूजन हो गई। अब देखो डेट्स में क्यों कंफ्यूजन होगी। ये वाला जो एरिया था ना, पंजाब और दिल्ली वाला एरिया, ये काफी वॉलेटाइल एरिया बन गया था उस जमाने में। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर में ज्यादा लोग यहाँ के शामिल थे। पंजाब और इधर वाला जो एरिया है, इनकी रिक्रूटमेंट वहां पे ज्यादा थी। क्योंकि आपको पता है 1857 के बाद दो तरह की रेसेस उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी आर्मी में, एक मार्शियल और दूसरी नॉन मार्शियल। तो नॉन मार्शियल अवध बंगाल ये रीजन था, यहाँ की रिक्रूटमेंट को डिस्करेज करते थे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट को एनकरेज करते थे। तो बहुत सारे पंजाबी लोग वहां गए, वर्ल्ड वॉर में गए, उन्होंने वहां पर सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा, कैसे बाकी आर्मी को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे इंडियन लोगों को वहां पे ट्रीट कर रहे हैं। ब्रिटिश की भी आर्मी लड़ रही है, उनको फैसिलिटीज ज्यादा है, इंडियन आर्मी को फैसिलिटीज कम है। तो बहुत सारे लोग वहां पे नाराज भी हुए थे अंग्रेजों से। और कितनी तो कैजुअलिटीज हुई, कितने लोग वहां शहीद हुए, उनके फैमिली वाले परेशान थे। और जब वर्ल्ड वॉर चलता है, तो वर्ल्ड वॉर में आपको पता है एक बहुत बड़ी समस्या क्या रहती है, इन्फ्लेशन। चीजों की मार्केट में स्केर्सिटी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो इधर वो अनरेस्ट बहुत ज्यादा था, इधर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी इस एरिया में। तो डेट रखी थी 6 अप्रैल की, पर डेट्स में कुछ कंफ्यूजन हो गया। और 30 मार्च को, 30 मार्च को मतलब पहले ही, 30 मार्च 1919, इस दिन पहले ही जो है दिल्ली और उसके आसपास इलाके, दिल्ली और पंजाब वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे वॉयलेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग पहले ही इम्पेशेंट हो जाएंगे और गवर्नमेंट पे हमला करना शुरू कर देंगे। दिल्ली वगैरह वाले एरिया में जो गवर्नमेंट सिंबल्स होते हैं, गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज होती हैं, जैसे सरकारी पुलिस चौकी हो गई, सरकारी ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ऐसे जो जो गवर्नमेंट सिंबल, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जो सिंबल होते हैं, उनको लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने, जहां ब्रिटिश फैमिलीज रहती थी, उनके जो क्वार्टर्स होते थे, वहां पे भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसा ऑलरेडी पहले हो चुका था। और जब ऐसी घटना होगी, तो अंग्रेज भी चुप नहीं बैठेंगे, सरकार भी चुप नहीं बैठेगी। और इसके आफ्टर मैथ में क्या होगा, रिप्रेशन, दमन होगा। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अब तो अंग्रेजों के पास कानून भी था अरेस्ट करने के लिए। कौन सा कानून, रॉलेट एक्ट। नो वकील नो दलील, सीधे शाखा उठाओ और जेल में बंद कर दो, कोई पेशी नहीं चलेगी। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी अरेस्ट भी हो रहे थे। इसीलिए डेट में जो कंफ्यूजन हुआ, उसकी वजह से इस दिन, जैसा महात्मा गांधी ने एक्सपेक्ट किया था कि 6 अप्रैल को सारे लोग सड़कों पे होंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा के हम एक सत्याग्रह करेंगे, वो उतना बेहतर तरीके से हो नहीं पाया। क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ये मूवमेंट कहाँ शुरू हो गया था, दिल्ली वाले एरिया में, दिल्ली पंजाब उन सारे इलाकों में। फिर 6 अप्रैल आ गया, उस दिन आंदोलन की शुरुआत भी हुई। जो मैंने आपको बोला, फास्टिंग, सब लोगों ने व्रत रखे, सड़कों, दुकानें वगैरह सबने बंद रखी, स्ट्राइक इस दिन हुई, प्रोसेशन हम बोल सकते हैं, जुलूस उस दिन निकाले गए। ठीक है, इस तरह से कई चीजें उस दिन विटनेस की गई 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन अंग्रेज शांत बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने महात्मा गांधी को भी ऑर्डर दे दिया कि आपको पंजाब से, दिल्ली से, आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो मतलब इनफैक्ट महात्मा गांधी को भी वहां से फिर बॉम्बे भेज दिया गया। तो अंग्रेज पूरी कोशिश कर रहे थे कि आंदोलन को ज्यादा तूल ना मिले, ज्यादा बढ़ावा ना मिले। जैसे तैसे आंदोलन चल रहा था, उतना बढ़िया तरीके से नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब 10th अप्रैल को, 10th अप्रैल 1919, पंजाब के दो लीडर, एक सत्यपाल मलिक, क्योंकि उस एरिया में मैंने आपको बताया 30 मई से ही, 30 जून से 30 मार्च से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तो सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दो लोग जो पंजाब के लीडर थे, दे बोथ गॉट अरेस्टेड। दे बोथ गॉट अरेस्टेड अंडर विच एक्ट, रॉलेट एक्ट। उस एक्ट के अंडर, ये देखो अब तक तो आम लोग तो अरेस्ट हो ही रहे थे, पर ये वहां के पॉपुलर लीडर्स थे। और जब इन लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया, तो जनता बहुत ज्यादा भड़क जाएगी पंजाब रीजन में। और जब जनता भड़क गई, तो फिर अंग्रेजों को डर था कि बड़े लेवल पे कुछ हो सकता है। उनको डर था कि बड़े लेवल पे कुछ हो सकता है। और जब ऐसा डर हो, तो मामला पुलिस के हाथ में नहीं रहता है। फिर वो वहां पे किसको सौंप देंगे जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी सौंप देंगे आर्मी को। अब देखो क्या हुआ, जब ये दो लीडर अरेस्ट हुए 10 अप्रैल को 1919 को, तो पंजाब का जो गवर्नर था,
ये पंजाब। तो पंजाब का जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ पंजाब, ये था बंदा माइकल ओ डवायर। माइकल ओ डवायर ये पंजाब का गवर्नर था। ये क्या करेगा, ये पूरा चार्ज, ये चार्ज सौंप देगा एक व्यक्ति को, ब्रिगेडियर जनरल जो था, ब्रिगेडियर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल डायर। ब्रिगेडियर जनरल रैंक में था, और डायर करके, यार शॉर्ट में उसको जनरल, पूरा नाम तो अलग है, शॉर्ट में जनरल डायर उसको बोल देते हैं। तो इस जनरल डायर को, जो एक मिलिट्री का हेड था, उसको ये चार्ज सौंप देगा और बोलेगा कुछ भी करना पड़े, पर पंजाब में वायलेंस नहीं होनी चाहिए, पंजाब में लोग किसी भी तरीके से हावी नहीं होने चाहिए सरकार पे। और जब इस बंदे के पास चार्ज आया, तो हम बोल सकते हैं आर्मी के पास चार्ज आना मतलब अ काइंड ऑफ मार्शियल लॉ, हम ये देख सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति था जनरल डायर, इसने अनाउंसमेंट कर दी, इसने अनाउंसमेंट कर दी कि सख्त वार्निंग है, कोई भी अगर किसी तरह की एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी में पाया गया, या किसी के ऊपर शक भी हुआ, कोई किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हुआ, तो उसके साथ बुरा हश्र होगा, मिलिट्री उसको गोली भी मार सकती है। तो ऐसा दहशत का माहौल वहां बन गया। लेकिन ये घटना है 10 तारीख की, जब अरेस्ट हुए उसके उस शाम की पूरी ये घटना है। लेकिन 2 दिन के बाद, यानी कि 13 अप्रैल 1919, ये आपको पता है वैशाखी का त्योहार होता है पंजाब में, और एरियाज में भी होता है, मेनली पंजाब में। और ये जो वैशाखी का त्योहार था, इस दिन जो है एक मेला लगता है पंजाब में, और ये मेला लगता है यहाँ पे अमृतसर में। और अमृतसर में कौन सी जगह है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। तो यहाँ पे ये मेला लगता है। अब देखो जलियांवाला बाग, इस जलियांवाला बाग के बारे में पता होना चाहिए। नाम जलियांवाला बाग क्यों पड़ा, किसकी वजह से क्यों पड़ेगा नाम, पंडित जाला, एक व्यक्ति था पंडित जाला। जब पंजाब, जब सिख साम्राज्य के महाराजा हुआ करते थे, महाराजा रंजीत सिंह, उनका एक कॉटियर था पंडित जाला। तो उसने ये पार्क बनवाया था, ये गार्डन उसने बनवाया था, इसलिए नाम क्या पड़ा था इसका, जलियांवाला बाग। यानी कि महाराजा रंजीत सिंह का दरबारी था, कॉटियर था पंडित जाला, उसके समय में उसने बनवाया था, तो नाम बन गया था जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग जो है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं, तो कैसे वहां पे ये कैजुअलिटीज हुई। देखो, ये एक गार्डन है बहुत बड़ा, चारों तरफ इसके दीवारें हैं, एक एंट्रेंस पॉइंट यहाँ पे है गेट, थोड़ा चौड़ा गेट जो है, एक बैक एंड पे एक पतला सा गेट है, एक नैरो गेट है, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति एक टाइम पे गुजर सकते हैं। और पीछे एक बड़ी पगडंडी है, ऐसी लेन है, और बीच में कुआं है। ऐसा जलियांवाला बाग दिखता है। तो एक एंट्रेंस है, बैक वाले, एक छोटी सी एग्जिट बैक साइड में है, और आगे एक बड़ी एली है, एक बड़ी पगडंडी है। अब बैसाखी का दिन है, तो पंजाब में मेला भी होता है। तो ये जो पीछे वाली एली है, जो पगडंडी है, यहाँ पे भी दुकानें लगी हैं, जैसा कि मेले में होता है। तो ये भी पूरा पैक्ड है, और पूरे यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा हैं ग्राउंड में, ये भी एकदम पैक है। एक सिंगल एंट्रेंस पॉइंट है। तो मेला चल रहा था, दूर दराज से, गांव से, मोहल्लों से, हर जगह से लोग आए थे मेले में, हजारों की संख्या में भीड़ थी, और उसमें बच्चे बूढ़े हर तरह के लोग उसमें शामिल थे। और जब ये बात जनरल डायर को पता चली, अब मेला तो चल रहा था, उसमें समस्या नहीं थी, लेकिन जनरल डायर को ये बताया गया कि बोला मेले में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जब मेला होता है, कॉन्ग्रीगेशन एक प्रकार की, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो बात तो शुरू हो ही जाती है कि अच्छा हमारे लीडर्स पकड़े गए हैं, सत्यपाल मलिक पकड़े गए हैं। इस तरह से जनरल डायर को एक मिसकम्युनिकेशन हुआ। उसे लगा कि मेले में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो किसी तरह का एंटी गवर्नमेंट कोई बड़ी एक्टिविटी करने का प्लान कर रहे हैं। और उसे लगा कि ये तो मेरे ऑर्डर का ब्रीच है, मैंने तो पहले ही ऐसा बोला था कि ऐसा कोई नहीं करेगा। तो वो बंदा क्या करेगा, मतलब अपनी सेना के साथ आएगा, जो गुरखा ब्रिटिश आर्मी की ट्रूप्स थी, गुरखा रेजिमेंट एक हुआ करती, तो गुरखा ब्रिटिश आर्मी के साथ वो आएगा, एक ट्रूप्स के साथ वो आएगा। वो लोग कोई वार्निंग कुछ नहीं देंगे, सीधे गेट से एंटर करेंगे, सारे सिपाही यहाँ पे एकदम बंदूकों के साथ खड़े हो जाएंगे, और 10 मिनट्स तक ये फायरिंग होती है। फायरिंग की जो काउंटिंग है वो 10 मिनट्स है। आज वाला जमाना नहीं है कि लगातार सक्सेसिव राउंड्स नहीं है। उस जमाने की जो गन्स होती थी, जैसे एक लोड किया, फायर किया, दूसरा लोड किया, तो 10 मिनट्स में लगभग लगभग 1600 के आसपास इतने राउंड उन्होंने फायर किए उन लोगों ने। कोई वार्निंग नहीं दी, कुछ नहीं दी। और उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों को डायरेक्ट गोली लगेगी उनकी तो डेथ होगी होगी, कुछ लोग कुएं में छलांग लगा देंगे, उनकी भी डेथ होगी। कुछ जब यहाँ भागेंगे, इतने क्राउडेड प्लेस में जब भागेंगे, और चारों तरफ ये दीवार है, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, तो उसकी वजह से स्टैम्पीड होगी, भगदड़ मचेगी। और बहुत सारे बूढ़े लोग या बच्चे या महिलाएं, वो तो स्टैम्पीड में, इस भगदड़ में ही मारे जाएंगे। और कई तो सीधे गोलियों से मारे जाएंगे, कई कुएं में कूदे वैसे मारे जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा ये मैसेकर था, और इसको इतिहास में किस नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर।
तो ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, 1919 की घटना है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि एक होता ना कि कोई एक्शन लिया है तो सरकार उसके लिए अपोलॉजी करे, नहीं, सीधे गोली चलाई और वो चले गए। और उसके बाद इमीडिएटली पूरे पंजाब में मार्शियल लॉ इंपोज कर दिया गया। मार्शियल लॉ एकदम खतरनाक, जैसे कर्फ्यू लाइक सिचुएशन थी कि कोई बाहर दिख भी गया तो उसको गोली मार दी जाएगी। इस तरह का हश्र किया गया। मतलब जो वहां डेड बॉडीज थी उनको उठाना था, हॉस्पिटल पहुंचाना था, वो कितना मुश्किल टास्क था। तो इस तरह से जब मिलिट्री के पास वो पावर आ गई थी, जनरल डायर के पास, तो उसने ऐसे काम यहाँ पे किए और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। अब अंग्रेजों ने जो ऑफिशियल फिगर दी है, क्योंकि सरकार में तो अंग्रेज ही थे, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ही उनका हो रहा था, तो अंग्रेजों ने जो फिगर दी है उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बोला 379 डेड एंड सेवरल अदर गॉट इंजर्ड। ये उन्होंने ऑफिशियल फिगर दी है। हालांकि हमारे लोगों का मानना है, बहुत सारे कंटेम्पररी हिस्टोरियंस का मानना है कि जो फिगर थी वो कई थाउजेंड्स में थी, क्योंकि 1600 तो फायर ही उन्होंने मारे थे और इतनी भीड़ थी तो फायर किसी न किसी को तो लगा ही था। और उसके बाद स्टैम्पीड में जो मारे गए वो अलग थे। और जो घायल हुए, जो इमीडिएटली नहीं मारे गए, कोई घायल हो गया है, उस जमाने की मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो किसी की डेथ हफ्ते के बाद हुई, किसी की डेथ 2 वीक्स के बाद हुई। तो बोला कि अनऑफिशियल जो नंबर है वो ज्यादा है, पर ब्रिटिश ने जो ऑफिशियल नंबर दिया वो कितना था, 379, बोला इतनी डेथ हुई। तो ये बहुत बड़ी घटना थी उस जमाने के हिसाब से। मतलब किसी भी जमाने में आप देख लो, 379 लोग, निहत्थे लोग, और उनको गोली मार देना बिना किसी वार्निंग के, बिना, अगर चलो ऐसा कोई कर भी रहा था तो इस खास पर्सन को अरेस्ट करते, और सीधे ही गोली चला देना और इतने लोग उसमें मारे गए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब इसमें उसमें जो है कई लोग, जैसे इसका जो रिएक्शन, हाउ इंडियन रिएक्टेड, हाउ इंडियन रिएक्टेड, हाउ इंडियंस रिएक्टेड, देखो सब में नाराजगी का माहौल था, रोष का माहौल था। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, फर्स्ट नॉन वाइट थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर में। किस किस रचना के लिए? अरे, क्यों मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज लिटरेचर में? गीतांजलि उन्होंने पब्लिश की थी 1913 में, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, ये इनको भी जैसे सर की उपाधि दी हुई थी, तो ये अपना नाइटहुड, ये नाइटहुड वापस कर देंगे, रिटर्न हिज नाइटहुड, रिटर्न हिज नाइटहुड, ये अपनी उपाधि वापस कर देंगे। उसी तरह महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये भी अपनी एक उपाधि वापस कर देंगे, वो कौन सी? केसरी हिंद, केसरी हिंद जो 1915 में, 1914 में उनको दिया गया था, कि उन्होंने बॉयर, जो बॉयर वॉर के समय एम्बुलेंस कॉर्प उन्होंने रेज की थी उसके लिए, तो केसरी हिंद का मेडल वो रिटर्न, हालांकि इमीडिएटली नहीं रिटर्न किया था, कुछ समय के बाद किया था। उसमें जलियांवाला बाग जो है मैसेकर, ये भी एक कारण था, प्लस खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, वो भी एक कारण था। पर मेनली हम यहाँ ये बोल सकते हैं। देन जानकी नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, ये थे फादर ऑफ सुभाष चंद्र बोस, फादर ऑफ एससी बोस। इनको भी अंग्रेजों ने उसमें टाइटल दिया था राय बहादुर करके, जैसे हेरिडिटरी टाइटल होते थे, तो इन्होंने भी अपना टाइटल वो राय बहादुर का वो वापस कर दिया था। तो ऐसे अलग अलग तरीके से इंडियंस ने रिएक्ट किया। एक और बहुत फेमस व्यक्ति हैं, चतुर शंकरन नैयर, चतुर शंकरन नैयर। देखो ये कौन थे? ये उस समय ही वॉज ओनली इंडियन इन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो भारत का वॉइस रॉय होता था, जो उसमें लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, उसकी दो काउंसिल होती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अकेले इंडियन थे वो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेकिन जब वो रॉलेट एक्ट पास किया जा रहा था, उसका पैसेज चल रहा था सदन में, वो उसका ड्राफ्ट चल रहा था, उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था उस रॉलेट बिल को। बोला कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का बिल होना चाहिए, कभी किसी में शक हो जाए तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब उन्होंने बिल को फेवर किया था। लेकिन अभी जब ये जलियांवाला बाग घटना हो गई, तो उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। ही ऑल्सो रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। चतुर शंकरन नैयर ने, ओनली इंडियन इन वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब आज के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि सरकार में एक मंत्री, जैसे आज जो गवर्नमेंट में मंत्री होते हैं, जैसे अमित शाह है तो होम मिनिस्टर है, उसी तरह ये व्यक्ति उसमें का मंत्री था। उसमें मेंबर बोला करते थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। तो इन्होंने भी वहां से भी रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट में। और फिर जब इतना सब कुछ होने लगा, इन्होंने भी रिजाइन किया, तो सरकार के ऊपर एक दबाव बना, और सरकार बोलती है कि ठीक है, हम इस पे कुछ संज्ञान लेते हैं, हम इस पे कुछ एक्शन लेते हैं। और सरकार क्या करेगी कि एक कमेटी अपॉइंट करती है, और उस कमेटी को क्या नाम दिया गया? हंटर कमेटी। हंटर उसके हेड थे, उसके अंडर और विद इंडियन मेंबर्स। तो ध्यान रखना है कभी ऐसा आ जाए
कि नो इंडियन मेंबर वाज देयर इन हंटर कमेटी, तो रॉन्ग है। इंडियन मेंबर्स भी उसमें थे, ब्रिटिश भी उसमें थे। एक कमेटी बनती है हंटर कमेटी टू इंक्वायर इनटू जलियांवाला बाग मैसेकर, और ये कमेटी बनी। इस कमेटी ने बाद में अपनी रिपोर्ट रखी। देखो, अच्छा पॉइंट भी है, बुरा पॉइंट भी है। अच्छा पॉइंट ये है कि दिस कमिटी कंडेम्ड द एक्शंस ऑफ जनरल डायर। बोला उसका जो एक्शन था हम उसकी निंदा करते हैं, उसको सराहा नहीं, उसकी निंदा की, उसको कंडेम किया। लेकिन दूसरा पॉइंट है एक्शंस ऑन जनरल डायर, और जब बात इसकी आई कि जनरल डायर के ऊपर क्या एक्शन होने चाहिए, इसके लिए ये एकदम एम्प्टी है, ये रिपोर्ट के कोई पॉइंट नहीं है। इस पे ये रिपोर्ट साइलेंट है। इन्होंने कोई ऐसा एक्शन रिकमेंड नहीं किया। इनको रिकमेंड करना चाहिए था कि बहुत घिनौना ये कृत्य था और इस बंदे को सेना से निकालो, इस बंदे को जो है इस पे जुर्माना लगाओ, इसको सेना से बर्खास्त करो। ऐसा इन्होंने कोई एक्शन रिकमेंड नहीं किया। तो अच्छा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट इन्होंने जनरल डायर के एक्शन को रिकमेंड किया, पर उस बंदे के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए इसके बारे में ये कमेटी साइलेंट है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि उनका ब्रिटेन में अगर देखें, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में देखें तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। एक है अपर हाउस जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब इसका यही नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और एक है उनका लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है अपर और लोअर, तो इनका जो लोअर हाउस है इसको बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो था इसने कंडेम किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी ऐसा जाए, दे कंडेम्ड द एक्शन ऑफ जनरल डायर। लेकिन ये जो थे इन्होंने तो तारीफ की, क्योंकि जो अपर हाउस था उनका, वो उसपे मतलब बड़े बड़े लॉर्ड्स जो वहां के होते थे, बड़े जमींदार बड़े लॉर्ड्स, वो उसके मेंबर होते थे, तो वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे। तो दे गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन मतलब सबने इतनी तारीफ की उसकी, स्टैंडिंग बोला ऐसा होना चाहिए एक लीडर, एक जो अफसर है, ओवेशन टू जनरल डायर, तो ये उसकी सपोर्ट करेंगे। तो ये रिएक्शन बता रहा हूं कि इंडियन के रिएक्शन क्या थे और ब्रिटिश के रिएक्शन क्या थे। तो उन्होंने सपोर्ट की, लोअर हाउस ने उसका क्रिटिसिज्म किया था। देन बात उसकी नौकरी पे आ गई थी कि उसकी नौकरी ना चले जाए। तो नौकरी तो नहीं गई, जॉब तो नहीं गई, लेकिन जब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन भी उसको निंदा कर रहा है, हंट कमेटी ने भी उसको कंडेम किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उस बंदे को डिमोट कर दिया। मैंने बताया था ब्रिगेडियर जनरल के रैंक पे था, उसको डिमोट करके कर्नल बना दिया गया था, कॉलोनल बना दिया गया था। सो जनरल डायर वॉज डिमोटेड टू द रैंक ऑफ कॉलोनल। तो कर्नल के रैंक में उसको वापस लाके पटक देते हैं। पहले वो क्या बन चुका था, ब्रिगेडियर जनरल। इतना सा एक्शन उसके ऊपर हुआ, इतने बड़े क्राइम के लिए 379 लोगों को मारना, निहत्थे लोगों को मारना कोई छोटा क्राइम नहीं है। तो फिर इतना सा एक्शन उस पर लिया गया। और जब वहां के न्यूज़पेपर द टाइम्स जो है उसको, जो मॉर्निंग पोस्ट को पता लगा कि इस तरह से उसको डिमोट कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, जो द मॉर्निंग पोस्ट जो यूके का न्यूज़पेपर था, द मॉर्निंग पोस्ट, इन्होंने बोला कि कहीं इस बंदे को कुछ ऐसी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना जाए। दे रेज्ड 30,000 रुपीज एंड गेव इट टू जनरल डायर। आप सोचो, 30,000 रुपीज नहीं, आई एम रियली सॉरी, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड्स, रुपीज तो कुछ भी नहीं हुआ उसके लिए। 30,000 पाउंड इस मॉर्निंग पोस्ट ने इकट्ठे किए और जनरल डायर को अपनी तरफ से दिए। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, मतलब ब्रिटेन में भी मिक्स रिएक्शन था। हाउस ऑफ कॉमन कंडेम कर रहा था, हाउस ऑफ लॉर्ड सपोर्ट कर रहा था। उनका द मॉर्निंग पोस्ट जो न्यूज़पेपर है वो 30,000 पाउंड उस व्यक्ति को इकट्ठा करके देगा। तो कुछ समय तक तो वो व्यक्ति आर्मी में रहा, लेकिन बाद में 1927 में, मतलब इसकी नेचुरल डेथ हुई थी ब्रेन हैमरेज की वजह से, सेरेब्रल हैमरेज या ब्रेन हैमरेज हम बोल सकते हैं। 1927 में जनरल डायर की डेथ हो जाती है। तो जनरल डायर की डेथ तो हो गई 1927 में, पर दूसरा कौन बचा, जो उसमें पंजाब का गवर्नर था। कौन बताया था मैंने, गवर्नर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने चार्ज दिया था जनरल डायर को, माइकल ओ डवायर। तो दोनों लोग अलग अलग हैं। ये था माइकल ओ डवायर जो पंजाब का एलजी था, और ये जनरल डायर तो बता दिया, तो आर्मी की साइड से था। तो ये जो माइकल ओ डवायर है, इसको बाद में 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल, वहां पे ये बंदा भाषण दे रहा था, और सरदार उधम सिंह ने वहां पे जाके इसको शूट कर दिया था। और उसके बाद भागे नहीं सरदार उधम सिंह, अपने आप को उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने गोली मारी है, कुछ कारण था, वो खड़े रहे, और उनका फिर ट्रायल चला एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड लेटर ऑन। बाद में उनको फांसी दे दी गई, क्योंकि सरदार उधम सिंह भी उसमें मतलब पीड़ित थे, उनके फैमिलीज और वो लोग सारे उसमें शामिल थे, तो उनको भी वो रिवेंज उससे लेना था, तो उन्होंने इसको मार दिया, माइकल ओडवायर को। जनरल डायर तो पहले ही मर गया था 27 में ही, तो इस बंदे को फिर मार दिया गया।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो गई। मेन टॉपिक हमारा क्या था, रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था 6 अप्रैल को, और जब जलियांवाला बाग इसके बीच में ही हुआ, 10 तारीख को वो दो लीडर पकड़े गए, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर, और 18 अप्रैल को, क्योंकि तब तक तो आंदोलन ना के समान था, कुछ बचा ही नहीं था आंदोलन में, तो महात्मा गांधी ने रियलाइज किया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अभी मासिस तैयार नहीं थे, लोगों में वो पेशेंस नहीं था। शुरू करना था 6 को, पहले ही कर दिया 30 को, उससे हालात बिगड़ गए। 30 को जो लोगों ने दिल्ली पंजाब में वायलेंस कर दी, तो सरकार ज्यादा एक्टिव हो गई, उन्होंने मिलिट्री को चार्ज दे दिया था। बोला ऐसा नहीं होता तो शायद आंदोलन कुछ किसी और तरीके से चलता। तो फिर 18 अप्रैल को उन्होंने अपनी गलती मानी कि मुझे नहीं शुरू करना चाहिए था, एंड द मूवमेंट वॉज कॉल्ड बैक। उसको जो है आंदोलन को कॉल्ड ऑफ, मतलब इसको खत्म कर दिया गया। तो ऑफिशियल जो डेट है मूवमेंट की वो 6 अप्रैल से 18 अप्रैल है, लेकिन अनऑफिशियली पहले दिल्ली पंजाब में कब शुरू हो गया था, 30 मार्च को शुरू हो गया था। क्लियर हो गया कंप्लीट टॉपिक। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, विच टू लीडर्स ऑफ पंजाब गॉट अरेस्टेड ऑन 10 अप्रैल 1919। तो कौन थे दो लीडर, सत्यपाल मलिक एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और जलियांवाला बाग मैसेकर की तारीख कितनी थी, 13 अप्रैल 1919। और कितने लोग, ऑफिशियल जो फिगर है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट 379, हालांकि अनऑफिशियल तो फिर थाउजेंड्स में है। क्या रिएक्शन था इंडियंस का, रविंद्रनाथ टैगोर अपनी उपाधि लौटा देंगे सर की, और महात्मा गांधी केसरी हिंद मेडल लौटा देंगे। जानकी नाथ बोस जो सुभाष चंद्र बोस के फादर थे, वो राय बहादुर का टाइटल जो अंग्रेजों ने दिया था उसको वापस कर देंगे। और चतुर शंकरन नैयर जो वाइसरॉय काउंसिल में ओनली इंडियन थे, जिन्होंने पहले सपोर्ट किया था इस रॉलेट बिल को, लेकिन अब वो भी यहां से रिजाइन कर देंगे इन प्रोटेस्ट। और उसके बाद सरकार हंटर कमीशन एक कमेटी बनाएगी जिसमें इंडियन मेंबर भी थे। वो बहुत सारी रिकमेंडेशन होगी, वो एक्शन तो नहीं बताएगी कि एक्शन लेना है, पर उन्होंने कंडेम किया था। और ब्रिटिश के दो हाउस, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स वाले स्टैंडिंग ओवेशन देंगे और कॉमन वाले कंडेम करेंगे। तो सरकार अल्टीमेटली उस बंदे का रैंक ब्रिगेडियर जनरल से डिमोट करके कहां तक ले आएगी, कर्नल तक ले आएगी, कॉलोनल तक ले आएगी। और उसके बाद फिर जो है ये कैसे माइकल ऑडवायर को मारा गया उधम सिंह के द्वारा, वो मैंने आपको बता दिया, कैक्सटन हॉल लंदन में 1914 की ये बात है। क्लियर हो गया डिटेल में, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिखते हैं, कुछ और भी फिर बीच बीच में पॉइंट आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। मेन जो था रॉलेट सत्याग्रह प्लस जलियांवाला बाग मैसेकर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब लिखते हैं,